प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है राज्यों का गठन। मध्य काल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको पता है कि जो सबसे प्रसिद्ध संस्था उस समय थी वो सामंतवाद था। सामंतों का पूरे यूरोप में विशेष बोलबाला था। उन्हें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी। शासकों ने उनको बड़ी बड़ी जागीरें देकर वहाँ पर बहुत से अधिकार दे दिए थे। लगभग वो एक स्वतंत्र शासक की तरह वहाँ पर रहते थे। अपने न्यायालय लगाते थे, अपने अधीन रहने वाले लोगों के मुकदमों का निर्णय करते थे, अपने नाम से सिक्के चला सकते थे, युद्ध कर सकते थे, संधि कर सकते थे। मतलब उनको बहुत से अधिकार प्राप्त थे। वो स्वतंत्र शासकों की तरह रहते थे और लोगों में एक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। शासक भी उनके सहयोग पर निर्भर थे, क्योंकि सामंत सैनिक टुकड़ी तैयार करते थे और शासकों को अगर कभी आवश्यकता पड़ती थी, अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण कर दे या अंदरूनी विद्रोह हो जाए तो उनको दबाने के लिए सामंतों की सैनिक टुकड़ी पर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था। तो इसलिए वो उनके सहयोग पर ही निर्भर करते थे। तो वहाँ जो उस समय लोग रहते थे वो अपने आप को किसी राष्ट्र का नागरिक नहीं समझते थे, बल्कि जो उस समय के नगर थे जैसे लंदन, वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा, उनको अपने आप को इन नगरों का नागरिक समझते थे। उनमें कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के आरंभ में स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आया और यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ, जिसके यूरोपीय इतिहास पर गहरे प्रभाव पड़े। ठीक है, तो अब हम इन राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के क्या कारण थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस कारण से इन राज्यों का उत्थान हुआ। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। ये ऐसे राज्य थे जहाँ के नागरिक अपने आप को किसी एक देश या राष्ट्र से संबंधित समझते थे। इससे पहले आपको बताया ना कि वो अपने आप को उन नगरों का नागरिक मानते थे, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। लेकिन अब जब राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ तो यहाँ के नागरिक अपने आप को एक राष्ट्र या देश से संबंधित समझने लगे। उनकी अपनी भाषा होती थी, अपना साहित्य होता था, उनको अपने राष्ट्र के साथ विशेष प्रेम था और अपने राष्ट्र के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। तो इसलिए इस समय के दौरान जो नए राष्ट्रीय राज्य उदित हुए या उनका उत्थान हुआ, उनको लोगों ने, उनके शासकों को लोगों ने बिना किसी शर्त के सहयोग देना स्वीकार किया और उनकी रक्षा करने के लिए, अपने राज्यों के सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना शुरू कर दिया। तो इन राज्यों के उत्थान के लिए जो कारण है उनमें से सबसे पहला कारण है सामंतवाद का पतन। ठीक है, 16वीं शताब्दी के आरंभ में सामंतवाद का पतन आरंभ हो गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान शुरू हुआ। मध्यकाल में आपने पीछे पढ़ा है कि सामंत जैसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनके पास अपनी सेना होती थी, वे अपना न्यायालय लगा सकते थे, मैनर में होने वाले मुकदमों का निर्णय करते थे, अपने सिक्के जारी कर सकते थे, लोगों पर कर लगा सकते थे और जो शासक थे वो भी उनके अधीन थे, उनसे डरते थे। शासक भी सामंतों के विरुद्ध कोई कदम उठाने से डरते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, बदलाव आया और इस समय लोग जो थे सामंतों के अत्याचारों से बहुत दुखी आ चुके थे और उन्होंने उनका विरोध करना आरंभ कर दिया था। और आपने जैसे पीछे पढ़ा हुआ है कि धर्म युद्ध हुए थे। इन धर्म युद्धों में भी भारी संख्या में सामंतों की शक्ति को आघात पहुंचा, बहुत से सामंत मारे गए। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे वो मैनर से निकलकर शहरों में आकर बसने लगे और सामंतों ने भी अपनी जागीरों को छोड़कर शहरों में बसना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और इनके आपसी झगड़े होने भी शुरू हो गए। सामंतों के जो आपको पहले बताया था कि झगड़े होते थे सीमा संबंधी, जागीरों संबंधी, शक्ति परीक्षण संबंधी, इनके जो झगड़े होते थे उनसे भी वो कमज़ोर होने शुरू हुए और उनके पतन की शुरुआत हो गई। तो सामंतों के पतन के साथ ही राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान की आधारशिला तैयार हुई और राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। ठीक है, फिर दूसरा है चर्च का प्रभाव। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है कि मध्यकाल में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी और यूरोप के शासकों और लोगों के ऊपर इसका गहरा प्रभाव था।
चर्च को अनेक शक्तियां प्राप्त थी और कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि शासक भी चर्च की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। चर्च के पास बहुत संपत्ति थी, बेशक से ये संपत्ति लोगों के द्वारा दान की गई थी, लेकिन चर्च की संपत्ति बहुत ज़्यादा थी और इसी संपत्ति की वजह से जो चर्च पहले लोगों को सीधे साधे धर्म पर चलने का उपदेश देते थे, अब ये भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए थे। पोप और बिशप ने विलासिता का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। अब जो लोग थे जो चर्च के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा रखते थे, जब उन्होंने उनको इस प्रकार का अनैतिक जीवन व्यतीत करते हुए देखा, चर्च में फैली हुई बुराइयों को देखा, तो उनकी चर्च के प्रति श्रद्धा खत्म होने लगी। और 16वीं शताब्दी के आरंभ होने तक यूरोप के लोग जो थे वो काफ़ी सोचने समझने लगे, उनका दृष्टिकोण काफ़ी विशाल हो गया। हर चीज़ को आंख मूंद के स्वीकार करना उन्होंने बंद कर दिया और उन्होंने चर्च के द्वारा जो खोखले अंधविश्वास प्रचारित किए जाते थे उनको मानना मना कर दिया, उनको मानने से मना करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ यूरोप में जो कई शक्तिशाली शासक थे, उन्होंने चर्च की प्रभुसत्ता को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर चर्च सही रास्ते पे नहीं चल रही तो हम भी उनके कहने को नहीं मानेंगे। और धर्म युद्धों के दौरान जो पोप थे उन्होंने यूरोपीय देशों का नेतृत्व किया था और ऐसे समय में यूरोपीय जो देश थे उनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो इससे चर्च के सम्मान को गहरा आघात लगा कि अगर ये अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो इनको किस चीज़ का अधिकार है। तो इसलिए उनकी बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, उनकी चर्च की शक्ति कम हुई, चर्च का प्रभाव कम हुआ और राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए एक नया अवसर प्राप्त हुआ। फिर तीसरा है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध आपको पता है 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान लड़े गए थे और किसके मध्य हुए थे? ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य हुए थे। और ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य क्यों हुए थे? क्योंकि ईसाई अपने पवित्र धार्मिक स्थल जेरूसलम को मुसलमानों के चंगुल से छुड़वाना चाहते थे, तो इसलिए उनके बीच में ये युद्ध लड़े गए थे। और इन धर्म युद्धों में भारी संख्या में सामंत मारे गए थे, जिससे उनकी शक्ति को गहरा आघात लगा। और इन युद्धों के दौरान जो यूरोपीय शासक थे उनको पूर्वी देशों में प्रचलित शासन प्रबंध की जानकारी प्राप्त हुई। वो वहाँ के निरंकुश राजतंत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको लगा कि जो राजा है वो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है और यहाँ पर तो राजाओं के ऊपर बहुत से अंकुश है, चर्च का अंकुश है, सामंतों का अंकुश है, राजा स्वतंत्र ही नहीं है किसी भी काम करने के लिए। तो वो निरंकुश राजतंत्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसलिए उन्होंने इस प्रणाली को यूरोपीय देशों में लागू करने का निर्णय किया। इसीलिए उन्होंने यूरोप में फैली हुई अराजकता को दूर किया और इस अराजकता को दूर करने के लिए जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने भी शासकों का पूर्ण सहयोग किया, क्योंकि उनको भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए लोगों ने भी शासकों की पूरी मदद की और इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के लिए रास्ता जो था वो साफ हो गया और राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ। फिर आ जाता है आपका मध्य वर्ग का उत्थान। मध्य वर्ग के उत्थान ने राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाई। कैसे? जो मध्य वर्ग के लोग थे उनमें ज़्यादातर धनी और व्यापारी लोग सम्मिलित थे। ठीक है, उन्होंने अपने व्यापार और वाणिज्य के प्रोत्साहन और उसकी सुरक्षा के लिए निरंकुश राजतंत्र में सहयोग दिया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ऐसा राजतंत्र हो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, जिससे कि उनको भी पूर्ण स्वतंत्रता मिले अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए। इसलिए उन्होंने इनको सहयोग दिया और ऐसे राज्यों की स्थापना में उन्होंने पूरी मदद की। उन्होंने सामंतों के घोर अत्याचारों से बचने के लिए निरंकुश राजाओं को काफ़ी धन से मदद की। वो चाहते थे कि निरंकुश राजा यहाँ पर राज्य की बागडोर को संभालें और अराजकता के वातावरण को दूर करके सामंतों के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाएं। और उस समय संसद में कुलीन वर्ग बहुत ज़्यादा सम्मिलित थे, इसलिए मध्य वर्ग ने ये सोचा कि राजा की सर्वोच्चता होगी तभी उनको किसी प्रकार से यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। और इस उद्देश्य से मध्य वर्ग ने राजा को कर देने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि हम नियमित रूप से आपको कर देंगे और आप एक शक्तिशाली सेना का गठन करो। तो वो जो धन था कर के रूप में जो राजाओं को मिला, उसके द्वारा उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और इस सेना के द्वारा अपने राज्य को सामंतों के चंगुल से मुक्त करवा सके। और इसके साथ साथ मध्य वर्ग के बहुत से लोग मेहनती थे जिन्होंने राजाओं को शासन प्रबंध में भी पूर्ण सहयोग दिया।
इन अधिकारियों के सहयोग से राजा अपनी प्रजा को एक अच्छा शासन प्रबंध देने में सफल हो सके। इससे क्या हुआ, जो मध्य वर्ग था उसका भी उत्थान हुआ और मध्य वर्ग के उत्थान के कारण यूरोपीय इतिहास में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ और एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। फिर है शक्तिशाली शासकों का उत्थान। उस समय कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बहुत से शक्तिशाली शासक हुए। इन शासकों में फ्रांस का लुई 11वां, इंग्लैंड का हेनरी 7वां, स्पेन के फर्डिनेंड और इसाबेला और ऑस्ट्रिया के मैक्समिलन के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और शक्तिशाली थे। इन शासकों ने क्या किया, एक विशाल शक्तिशाली सेना का संगठन किया और को आधुनिक शस्त्र उपलब्ध करवाए जिनमें बंदूक और बड़ी बड़ी तोपें सम्मिलित थी। इस सेना के सहयोग के द्वारा इन शासकों ने सामंतों का पतन किया और सामंतों की जो कमज़ोर सेना थी उसका भी उन्होंने दमन किया। और ये किस प्रकार से सामंतों का पतन कर सके, क्योंकि जो सामंतों की सेना थी कमज़ोर थी और इसके साथ साथ उनके पास पुराने शस्त्र थे जैसे तीर और तलवार, तो वो तोपों और बंदूकों का सामना ना कर सके, तो इसलिए उन्होंने सामंतों को पराजित कर दिया। और राजाओं ने अपनी सेना के सहयोग के द्वारा अपनी सीमाओं की भी सुरक्षा की और अपनी सीमाओं का विस्तार करने में भी सफलता प्राप्त की। राजाओं ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लोगों के ऊपर नए कर भी लगाए, लेकिन ऐसे कर नहीं लगाए कि जिससे लोग दुखी हों, बल्कि ऐसे कर लगाए जो कि लोग आसानी से चुका सकते हों। कुलीन वर्ग ने राजाओं द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण और कर प्रणाली का विरोध किया। इसी के कारण इंग्लैंड में 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 ईस्वी में विद्रोह हुए, लेकिन शासकों ने इन विद्रोहों का दमन कर दिया। और फ्रांस में लुई 11वें को ड्यूक लोगों के साथ लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंत में उसको भी सफलता प्राप्त हुई। और ये जो सफलताएं शासकों को प्राप्त हुई, इससे राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है विद्वानों के लेख। जो बड़े बड़े लेखक होते हैं उनके जो लेख होते हैं उनके द्वारा लोग बहुत प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि शासन को, साम्राज्य को, लोगों को, समाज को काफ़ी मदद मिल सके। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के आरंभ में। यूरोप में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने अपने लेखों के द्वारा राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई। इनमें से मैकियावेली इटली का लेखक था, बोदिन जो कि फ्रांस का लेखक था और थॉमस हॉब्स जो कि इंग्लैंड का लेखक था। इनके नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मैकियावेली का ग्रंथ दी प्रिंस जो कि 1513 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था बहुत ज़्यादा प्रमुख है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, दो तरह से आता है कि मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम लिखो, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तब आप लिखेंगे मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम दी प्रिंस था और इसका प्रकाशन 1513 ईस्वी में हुआ था। और ऐसे भी आ जाता है कि दी प्रिंस का लेखक कौन था, इसका प्रकाशन कब हुआ, तब लिखेंगे दी प्रिंस का लेखक मैकियावेली था और इसका प्रकाशन 1513 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो तरीके से ये आ जाता है, इसको ध्यान से याद करना है। ठीक है, तो इस ग्रंथ ने पूरे यूरोप में काफ़ी तहलका मचा दिया। इस ग्रंथ में लेखक ने निरंकुश राजतंत्र की प्रशंसा की थी। जो आपको पहले बताया था ना कि धर्म युद्धों में जब ये लोग गए थे तो वहाँ पे निरंकुश राजतंत्र को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और यूरोप में भी इसको लागू करने का इन्होंने प्रयास किया। तो अब मैकियावेली के ग्रंथ में निरंकुश राजतंत्र की खूब प्रशंसा की गई थी और इसको सभी प्रणालियों से उत्तम बताया गया था। उसका कहना था कि केवल राजा ही अपने राज्यों के हितों के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसे सदैव लोगों के द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। मतलब लोगों को हमेशा अपने राजा का समर्थन करना चाहिए। राजा को अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिए, लेकिन यदि इनसे राज्य के हितों को नुकसान पहुंचता है तो इनको तोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। मतलब राजा के लिए इसमें बहुत सी बातें बताई गई थी। मैकियावेली ने चर्च के बढ़ते हुए प्रभावों को समाज के लिए विनाशकारी बताया। ऐसे ही जो बोदिन था उसने अपने ग्रंथ दी स्टेट में और थॉमस हॉब्स ने अपने ग्रंथ दी लेवियाथन में निरंकुश राजतंत्र के पक्ष में तर्क दिए।
अब जो ये ग्रंथ लिखे गए थे इससे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो राष्ट्रीय राज्यों के समर्थन में आगे आए। ठीक है, तो ये कारण थे जिनकी वजह से राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान संभव हो पाया। फिर उसके बाद आता है हमारा छोटा सा एक इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, अब राष्ट्रीय राज्यों की विशेषताएं, उसमें पहली है कि जो राष्ट्रीय राज्य के लोग थे, राष्ट्रीय राज्यों के निवासी थे, वो अपने राज्य को सर्वोच्च मानते थे और किसी अन्य राज्य को उनके राज्य की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने का अधिकार नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हमारा राज्य सर्वोच्च है और कोई अन्य राज्य उनको किसी भी प्रकार की ना तो चुनौती दे सकता है और ना ही उनकी प्रभुसत्ता और उनकी क्षेत्रीय अखंडता को तोड़ सकता है। अपने राज्य के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। दूसरा, ऐसे जो राज्य थे, नए राष्ट्रीय राज्य, उनका जो राजा होता था वो सर्वोच्च होता था, मतलब सभी शक्तियां उसके पास होती थी। वो कानून बना सकता था, उसकी व्याख्या कर सकता था, वो जो मुकदमों का निर्णय करता था उसको अंतिम समझा जाता था और हर व्यक्ति को उन निर्णयों को मानना ही पड़ता था, कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। मतलब कि राजा को जो इच्छा है वही कानून है और इस कानून को सभी को मानना पड़ता था। मतलब क्या था, कुल मिलाकर जो राजा थे वो पूर्ण शक्तिशाली थे, उनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था और ऐसे शक्तिशाली शासक ही राष्ट्रीय राज्यों को संभाल सकते थे। ठीक है, तीसरा है ऐसे जो राज्य थे उनमें राजा ही राज्य की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए जिम्मेदार होता था और इसके लिए उसको क्या करना होता था, एक शक्तिशाली सेना का गठन करना होता था और इस सेना को आधुनिक शस्त्र उपलब्ध करवाने पड़ते थे जिससे कि वो अपने राज्य की सुरक्षा और विस्तार कर सके। चौथा क्या है, ऐसे राज्य में जितने भी व्यक्ति होते थे उन सभी को हर प्रकार के अधिकार से वंचित रखा जाता था। पांचवा, ऐसे राज्य राजनीतिक तौर पर पूर्ण स्वतंत्र होते थे और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते थे। मतलब कि राजनीतिक तौर पर उनके ऊपर कोई भी अंकुश नहीं होता था और आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर होते थे, किसी के आगे हाथ फैलाने की उनको आवश्यकता नहीं होती थी। छठा, ऐसे राज्यों में राजा लोगों पर कर लगा सकते थे और लोगों को कर देना पड़ता था। सातवां, ऐसे राज्य विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर सकते थे और उन उपनिवेशों से लाभ प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे राष्ट्रीय राज्यों की उस समय स्थापना हुई 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में और ये राज्य बहुत शक्तिशाली थे, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था और ये अपनी इच्छा से कोई भी कार्य कर सकते थे। ठीक है, फिर आ जाता है प्रमुख राष्ट्रीय राज्य। उस समय कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय राज्य थे जिनका उत्थान हुआ, जिनमें से प्रमुख था इंग्लैंड। इसके उत्थान के लिए हेनरी सप्तम जो था उसने अपना पूर्ण योगदान दिया। फिर फ्रांस था, फ्रांस में लुई 11वां था जिसने इसको शक्तिशाली राज्य बनाने में अपना योगदान दिया। स्पेन के क्या कहते हैं युवराज फर्डिनेंड और उसकी पत्नी इसाबेला ने अपना योगदान दिया और पुर्तगाल के शासक राजकुमार हेनरी ने इसके उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके प्रयासों से ही ये राज्य जो थे उस समय शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए। फिर उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय राज्यों की सफलताएं क्या थी। जो ये नए राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए इनकी क्या इन्होंने सफलताएं प्राप्त की, आपने पढ़ी हैं सारी, पीछे आपको मैं बताती भी आई हूँ, तो उनमें से आपको फिर से बता देती हूँ प्रमुख इनकी सफलताएं क्या थी। सबसे पहले तो क्या थी, इन्होंने सामंतों की शक्ति का दमन कर दिया और लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। जैसे कि आपको पता है कि उस समय पहले जो राज्य थे उनमें सामंत बहुत शक्तिशाली थे और राजा भी उनसे डरते थे, लेकिन अब जो राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान हुआ वो सामंतों को उन्होंने सभी अधिकारों से वंचित कर दिया, उनका दमन कर दिया और लोगों को उनके अत्याचार से मुक्त कराया और लोगों ने राजाओं को पूर्ण सहयोग दिया जो कि पूर्ण स्वतंत्र शासक थे और राष्ट्रीय राज्यों में उनकी सर्वोच्चता मानी जाती थी। तो उन्होंने सामंतों की शक्ति का दमन किया। दूसरा, उन्होंने अपने राज्य में फैली हुई अराजकता को दूर करके शांति की स्थापना की और लोगों को एक अच्छा शासन प्रबंध दिया। तीसरा, उन्होंने लोगों को अपने शासकों का सम्मान और उन्हें पूर्ण सहयोग देने के बारे में प्रेरित किया। चौथा, उन्होंने लोगों में नई राष्ट्रीय चेतना का संचार करके यूरोप के इतिहास पर गहरे प्रभाव डाले। फिर पांचवा, उन्होंने
अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। जैसे आपको पीछे बताया था कि लोगों के ऊपर कर लगाए और उनको कहा कि इन करों को उनको देना ही पड़ेगा, और लोगों ने राजाओं को कर दिए, धन से उनकी मदद की, जिसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में सहयोग किया। तो अर्थव्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत से कार्य किए, जिससे कृषि और उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। और छठा, उन्होंने अपने राज्य की भाषा और साहित्य के विकास के लिए भी बहुमूल्य योगदान दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय राज्यों के पतन के कारण। अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, लेकिन बाद में अब हम पढ़ रहे हैं उनके पतन के कारण। तो जो हर चीज़ आपको पता है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो ऐसे ही 16वीं शताब्दी में यूरोप में जो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई थी, अंत में बहुत से कारणों की वजह से इनका पतन हो गया। अब वो क्या कारण थे? सबसे पहला है, प्रारंभ में जो राष्ट्रीय राज्यों के शासकों ने सामंतों का दमन किया और साम्राज्य में शांति की स्थापना की, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने इन शासकों का पूर्ण सहयोग किया और उनको लगने लगा कि हम सामंतों के अत्याचारों से मुक्त हो गए हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में ये शासक अपने राज्यों के विस्तार के लिए दूसरे राज्यों के साथ युद्धों में उलझ गए। फिर से अब इनके राज्य में अराजकता फैल गई और लोगों को लगने लगा कि फिर से पहले वाली स्थिति आ गई है। जैसे हम सामंतों के अधीन परेशान थे, वैसे ही अब इन शासकों के अधीन भी हम परेशान हो गए हैं। तो इसलिए अब लोग चाहते थे कि ऐसे राज्यों का अंत हो जाए। दूसरा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के समय वहाँ के जो शासक थे उन्होंने बहुत से लोकप्रिय कार्य किए, प्रजाहितकारी कार्य किए, लोगों की भलाई के लिए कार्य किए। तो इससे जो लंबे समय से सामंतों के अधीन दुखी लोग थे, उन्होंने प्रसन्न होकर इनका साथ दिया और उन्होंने लंबे समय के पश्चात अत्याचारी सामंतों के अत्याचारों से छुटकारा पाया था। तो इसलिए उन्होंने इन शासकों का सहयोग किया। लेकिन जैसे जैसे सत्ता हाथ में आती गई, ये शक्तिशाली होते गए, ये शासक अपने कर्तव्यों को भूल गए और उन्होंने लोगों के ऊपर अनेक अनुचित कानून लागू कर दिए। तो जब लोगों को लगने लगा कि ये शासक भी अब उनके विरुद्ध हो गए हैं, तो उन्होंने इन शासकों के विरुद्ध होना शुरू कर दिया और ऐसे राज्य का अंत करने का उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। फिर तीसरा है, राष्ट्रीय राज्यों के बहुत से शासक सत्ता और धन हाथ में आने के कारण विलासप्रिय हो गए। पहले वो लोगों की भलाई के कार्य करते थे, लेकिन अब जब उनके पास शक्ति भी आ गई, धन भी आ गया, तो अब वो विलासप्रिय हो गए और उन्होंने अपना अधिकतर समय सुरा और सुंदरी के साथ व्यतीत करना शुरू कर दिया। ऐसे राज्यों का अंत होना निश्चित ही था, क्योंकि अब उन्होंने अपने राज्य की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने विलासिता का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ऐसे राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकते थे और उनका अंत होना निश्चित था। फिर चौथा है, 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति और 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीय राज्यों को एक गहरा आघात पहुंचाया। इन दोनों देशों में जो ये क्रांतियां हुई, उनकी वजह से इन राष्ट्रीय राज्यों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन राज्यों को आघात पहुंचा, जिससे धीरे धीरे इनका पतन हो गया। तो जो ये राष्ट्रीय राज्य जो कि लोगों के सहयोग के द्वारा स्थापित हुए, सामंतों का पतन किया गया। लेकिन सत्ता प्राप्ति के पश्चात इन शासकों ने जब अपने मार्ग से भटकना शुरू कर दिया, विलासिता का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, तब जिन लोगों ने इन राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना करने में इन शासकों की मदद की थी, उन्होंने ही इन राज्यों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।